तो कैसी कट रही है? उम्मीद है बढ़िया कट रही होगी। सोलो लेवलिंग की एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वो अभी भी उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, लेकिन इतनी ज्यादा फाइट करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और उसके हाथों से खून भी निकल रहा होता है। यहाँ तक कि अब उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा होता। तभी उसे हेलुसिनेशन भी होने लगती है, यानी कि वो जिन लोगों को जानता है उसे उन लोगों की आवाज सुनाई देती है जो कह रहे होते हैं कि ये तो ई रैंक का सबसे कमजोर हंटर है। और इस दौरान वो मॉन्स्टर उसे काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तभी उसे मिस्टर सोंग और जूही भी दिखाई देते हैं जो कि उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें अब बस कर देना चाहिए, तुम अब काफी ज्यादा आगे आ चुके हो, तुम्हें मजीद आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जिनवू को एक आवाज सुनाई देती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि उसी के अपने पास्ट सेल्फ की होती है, जो कि उसकी तरफ देखकर काफी इवल तरीके से स्माइल कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम चेयरमैन गो गुनही को देखते हैं जिनके सामने जेजू आइलैंड के सीक्रेट मिशन की रिपोर्ट पड़ी होती है और वो कहते हैं कि जब जेजू आइलैंड पर थर्ड रेड हुई थी तब तक मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और मैं वहां नहीं जा पाया था। और वो साथ में चिंचोल से भी पूछते हैं कि तुम भी तो उस रेड पे नहीं गए थे ना, जिस पर चिंचोल कहता है हाँ मैं दरअसल किसी दूसरे काम में बिजी था। इसके बाद चेयरमैन कहते हैं कि बहुत से लोगों ने उस रेड पे अपनी जान गंवा दी थी और जो लोग बच गए वो अब भी काफी बड़े सदमे में हैं और ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें से तकरीबन सारे ही हंटर्स को गुजरना पड़ता है और उनके लिए जरूरी है कि वो इस चीज से बाहर निकलें, नहीं तो वो अपने आप को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से जिनवू को देखते हैं जो कि अपने पास्ट सेल्फ को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान था और उसका पास्ट सेल्फ उससे कहता है देखो तो तुमने अपने आप को कितना ज्यादा बदल लिया है, यहाँ तक कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैं पहले से ज्यादा लंबा हो गया हूँ और काफी स्ट्रोंग दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा है। मैं अभी भी अंदर से कमजोर हूँ और देख कर लगता है कि मैं एक बार फिर से मरने वाला हूँ। तभी जिन्वू के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर उसे पीछे धकेल देता है और एक बार फिर से उसका पास्ट सेल्फ उसके पास आकर उसे डिमोटिवेट करने लगता है और तभी उसके ऊपर दोबारा से अटैक होता है जिसे बचते हुए जिन्वू पीछे हट जाता है, मगर तभी उसके पीछे से एक और मॉन्स्टर आकर उसका सर पकड़ता है और उसे जमीन में धंसा देता है, जिसकी वजह से जिन्वू के सर से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। तभी उसे उसके सामने दोबारा से उसका पास्ट सेल्फ दिखाई देता है जो कि कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारी अपनी ही गलती है, तुमने इस दुनिया में अपनी जगह नहीं पहचानी, इस वजह से तुम मारे जा रहे हो। जिन्वू कहता है कि ये पहले जैसा ही हो रहा है और उसे वही सब याद आने लगता है जो कि सीरीज की शुरुआत में उसके साथ हुआ था। तभी उसे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि उसने अपनी डेली क्वेस्ट पूरी नहीं की है, इस वजह से उसे प्लंटी दी जा रही है और उसे यहाँ से शिफ्ट कर प्लंटी जोन में डाल दिया जाएगा। उसका पास्ट सेल्फ भी उससे कहता है लगता है कि लक भी एक स्किल है, वो लोग अभी नहीं चाहते कि तुम अभी मारे जाओ लेकिन तुम अगली दफा जरूर मारे जाओगे। और इसके बाद सिस्टम उसे प्लंटी जोन में भेज देता है। जिन्वू भी वहाँ पर सोचता है कि वो क्वेस्ट वाकई ही में काफी ज्यादा मुश्किल थी, ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर मैं यहाँ पर आ गया। और वो अपने स्टोर से पोशन खरीद कर पीने लगता है जिससे उसकी फटीग तो जीरो हो जाती है, लेकिन उसके काफी ज्यादा जख्मी होने की वजह से उसके एचपी पॉइंट्स नहीं बढ़ते। तभी जिन्वू के सामने वही काफी सारे सेंटीपाइड्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर जिन्वू कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अपना लेवल अप कर अपने स्टैट्स रिकवर करूंगा। और वो काफी तेजी से उन सेंटीपाइड से लड़ने के लिए चला जाता है और काफी बेरहमी से उन सेंटीपाइड्स को मारने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से जिन्वू की बहन जिन्हा को देखते हैं जो कि पढ़ाई करने के बाद सोने जा रही होती है, मगर वो देखती है कि उसका भाई अभी तक नहीं आया है और वो सोचती है कि भाई इतनी देर तक तो काम नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई हो। और वो सोते हुए सोचती है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वैसे भी मैंने अपने भाई को बताया था कि कल गार्डियन टीचर मीटिंग है, मैं होप करती हूँ कि वो वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाएं। ये कहकर वो सो जाती है। दूसरी तरफ जिन्वू ने उन सारे सेंटीपाइड्स को मारकर अपना काफी ज्यादा लेवल अप कर लिया था और अपने स्टैट्स भी रिकवर कर लिए थे और अब उसकी प्लंटी खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे और वो सोचता है कि वो अपने स्टोर से कुछ काम की आइटम्स बाय कर ले, जिसमें से सबसे पहले तो वो एक नाइट किलर स्वॉर्ड खरीदता है। तभी वो उसी रूइन स्टोन को देखता है जो कि उसे इग्रिस को मारने पर मिला था और वो उस रूइन स्टोन को यूज कर लेता है जिससे
कि उसे रूलर्स हैंड नाम की एक स्किल मिलती है जिसे यूज करने पर उसके कोई भी माना पॉइंट नहीं लगेंगे और वो इस स्किल के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना हाथ लगाए मूव कर सकता है। तभी जिन्वू को याद आता है कि शायद इग्रिस ने इसी स्किल की मदद से अपनी तलवार अपने हाथ में मंगवाई थी और वो भी इस स्किल का यूज कर वहाँ पड़े एक सेंटीपाइड की बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है, मगर वो उसे हिला नहीं पाता। वो सोचता है कि वो शायद अभी बड़ी चीजों को मूव नहीं कर सकता। अब वो लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, तभी उसकी प्लेंटी भी खत्म हो जाती है और वो दोबारा से उसी डंजन में वापस आ जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर की तादाद पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें जोंगिन और उसके गिल्ड मेंबर्स बैठे हुए थे जो कि जेजू आइलैंड की रेड के लिए जा रहे थे और यहाँ पे जोंगिन चाहे इनसे बात कर रहा होता है। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट कहता है कि हमें पानी के ऊपर किसी चीज का माना डिटेक्ट हुआ है। जोंगिन भी स्क्रीन पर उस चीज को देखकर कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। दूसरी तरफ जिन्वू अब काफी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार पा रहा होता है, मगर उसे कुछ अजीब लगता है। वो कहता है कि मैं काफी टाइम से इन मॉन्स्टर को मार रहा हूँ लेकिन इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ तक कि मुझे लेवल अप करने का भी कोई साइन नहीं मिल रहा। तभी वो नोट करता है कि वहाँ पर खड़े कुछ मेजेस कुछ भी नहीं कर रहे, वो वहाँ खड़े कोई स्पेल तो कास्ट कर रहे हैं लेकिन कोई अटैक नहीं कर रहे। और तभी जिन्वू को समझ आ जाता है कि दरअसल यही मेजेस ही उन्हीं सर्कल्स को क्रिएट कर रहे हैं और वही इन सारे मॉन्स्टर को समन कर रहे हैं। इसलिए वो डायरेक्टली उन्हीं मेजेस को मारने का ही फैसला करता है और वो एक काफी ऊंची जंप लगाकर अपना डैगर उस मेज की तरफ फेंक देता है जिससे कि वो मेज मारा जाता है और उसके समन किए हुए सारे मॉन्स्टर भी अपने आप गिर जाते हैं। यानी कि उसने बिल्कुल सही सोचा था। इसके बाद वो उन सारे मेजेस को एक एक करके मारने लगता है और उसके रास्ते में जो मॉन्स्टर्स आ रहे थे वो उन्हें भी मार रहा था और इस तरह उन मॉन्स्टर को मारते मारते उसने उन मॉन्स्टर की लाशों का ढेर लगा दिया था और वो वहीं खड़े खड़े एक मेज मॉन्स्टर पर अपनी रूलर्स हैंड स्किल का यूज करता है और उसे अपने पास बुलाकर उसे मार देता है। अब वहाँ पर सिर्फ 3 मेजेस ही बाकी रह गए थे, मगर वो तीनों मेज मॉन्स्टर आपस में मिलकर एक स्पेल कास्ट करते हैं और वहाँ पड़े नाइट मॉन्स्टर की लाशों से एक बहुत बड़ा नाइट गोलम बना लेते हैं जो कि जिन्वू के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है, मगर जिन्वू उसके अटैक से बचते हुए उसके ऊपर आ जाता है और एक झूमर काट कर उसके ऊपर गिरा देता है और वो दोबारा से काफी तेजी से उन मेजेस की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उन सबको मार सके। उसके रास्ते में और भी मॉन्स्टर्स आ रहे थे लेकिन वो उन सबको भी एक एक करके मारते हुए आगे बढ़ने लगता है और आखिरकार वो उन तीनों मेजेस को मार ही देता है। तभी वही नाइट गोलम दोबारा से जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है जिसे जिन्वू अपने डैगर की पावर की मदद से रोक लेता है और वो अपनी पूरी जान लगाकर उस नाइट मॉन्स्टर को भी पूरी तरीके से मार देता है। इस तरह से उसने वहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था और उसकी जॉब चेंजिंग क्वेस्ट भी पूरी हो चुकी थी और अब उसे एक हायर क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। सिस्टम उसे बताता है कि जो एडवांस पॉइंट उसने कमाए हैं और उसने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है उसी के मुताबिक ही उसे एडवांस क्लास में प्रमोट किया जाएगा। तभी सिस्टम एनालाइज करके बताता है कि प्लेयर जहां भी जाएगा मौत का फरिश्ता उसका पीछा करेगा और प्लेयर जिस रास्ते पे भी जाएगा वहां लाशों का ढेर बिछा देगा और बहुत खून बहाएगा। यानी कि प्लेयर बगैर किसी की मदद के सिर्फ अपनी पावर से ही सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। उसकी ताकत की प्यास उन भूतों को पुकारती है जो कि वैले ऑफ डेथ में घूम रही हैं। प्लेयर की शैडो आर्मी के जरिए समन किए गए घोस्ट उसके हर ऑर्डर को फॉलो करेंगे। शैडो आर्मी जो कि प्लेयर के लिए उसका रास्ता बनाएंगे। जिन्वू ये सब पढ़कर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी सिस्टम उसे उसकी क्लास बताता है जिसे देखकर वो और भी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसकी जॉब और कोई नहीं बल्कि नेक्रोमैंसर की थी। जिन्वू कहता है कि मैंने अपनी इंटेलेक्ट स्टैट को तो बढ़ाया ही नहीं, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्रोमैंसर एक मैजिक टाइप क्लास है जो कि अनडेड्स को समन करती है, लेकिन मैं तो एक असासिन हूँ और मेरे मेन स्टैट भी स्ट्रेंथ हैं और अगर मैं नेक्रोमैंसर जैसी कोई क्लास पाता हूँ तो ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। तभी सिस्टम उससे पूछता है क्या आप इस जॉब को एक्सेप्ट करते हैं। जिन्वू कहता है तो यानी कि मैं इस जॉब को एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकता हूँ। वो सोचता है कि नेक्रोमैंसर बनने पर मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, इसलिए वो इस जॉब को लेने से मना कर देता है। मगर तभी सिस्टम उसे बताता है कि नेक्रोमैंसर एक हिडन क्लास है
کیا آپ اب بھی اس جاب کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اب جنو اس چیز کو سوچ کر کافی زیادہ پریشان ہونے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ضرور اس میں کسی خاص قسم کی پاور ہوگی۔ تبھی اسے وہاں پڑے مونسٹر کی لاشوں کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ میں بھی ان میجر ٹائپ ہنٹر کی طرح انڈیڈز کو سمن کر سکتا ہوں، اور یہاں پر میں نے جتنی بھی بیٹل کی ہے وہ میری پاسٹ لائف کی بیٹلز کو مجھے ایکسپیرینس دے رہے تھے۔ اور وہ سوچتا ہے کیا سسٹم نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ یہ میجز اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے، لیکن میں تو اسٹرانگ ہوں، اور یہ کوئی رول تھوڑی ہی ہے کہ نیکرومینسر سامنے جا کر فائٹ نہیں کر سکتے۔ اور اگر کلاسز بھی اسٹیٹ کی طرح لیول اپ کرتی ہیں تو جیسے جیسے میں لیول اپ کروں گا میری اسکل بھی لیول اپ ہوں گی، تو یعنی کہ میرے شیڈو آرمی بھی دھیرے دھیرے اسٹرانگ ہوگی۔ تو اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں گا جو کہ لیول اپ کرے گا۔ اس وجہ سے وہ اس جاب کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جنو کے اس کلاس کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے اس کے ارد گرد کافی زیادہ بلیک اورا گھومنے لگتا ہے، ساتھ میں اسے نوٹیفیکیشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ارد گرد سے وہ بلیک اورا ایک ساتھ اکٹھا ہو کر ارد گرد پھیل جاتا ہے، اور اسے نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ اسے ہائر کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا ہے اور اسے شیڈو مونارچ نام کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی مونسٹر کی لاشیں تھی ان سب کے اندر سے بلیک اورا نکل رہا تھا، اور ان سب کے اوپر شیڈو ایکسٹریکشن لکھا ہوا آ رہا تھا۔ تبھی سسٹم اس سے پوچھتا ہے کہ کسی بھی سول کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے وہ کوئی کمانڈ چوز کرے۔ جنو سوچتا ہے اور وہ ایک کمانڈ چوز کر لیتا ہے جو کہ ہوتی ہے آرائز، اور وہ جیسے ہی یہ کہتا ہے اس کے ارد گرد بہت سارے مونسٹر کی سول ایکسٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ تبھی اسے نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ اسے 2 سکلز ملی ہیں، شیڈو ایکسٹریکشن اور شیڈو سٹوریج، اور وہ جتنی دیر اپنے شیڈو سولجرز کو سمن رکھے گا اس کا مانا یوز ہوتا رہے گا۔ دوسری طرف اپنے مانا کو بچانے کے لیے وہ ان سول کو سٹور بھی رکھ سکتا ہے جنہیں وہ بعد میں کبھی بھی سمن کر سکتا ہے، لیکن اسے سول کو اسٹیٹ کرتے ہوئے بھی خیال رکھنا ہوگا اگر ٹارگٹ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوا تو وہ اس کی سول کو ایکسٹریکٹ نہیں کر پائے گا۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس میج ٹائم مونسٹر بھی ہیں اور ان کی رینکس بھی ڈیفرنٹ ہے۔ تبھی وہ سوچتا ہے کہ کیا وہ کوئی ایس رینک شیڈو کو ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ ایگرس کی طرف دیکھنے لگتا ہے، اور وہ ایگرس کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جس کے اوپر بھی شیڈو ایکسٹریکشن لکھا ہوا آ رہا تھا، مگر وہ اپنی شیڈو آرمی میں اس وقت 20 سے زیادہ سولجرز کو نہیں رکھ سکتا، اور وہ صرف 30 سولجر کی ہی شیڈو کو ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ وہاں پر موجود 11 شیڈو سولجرز کو انفینٹری میں بھیج دیتا ہے، اور وہ ایگرس کی شیڈو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے بولتا ہے آرائز، مگر پہلی بار میں اس کی شیڈو ایکسٹریکشن فیل ہو جاتی ہے۔ تبھی اسے نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ وہ ایک سول کو 3 دفعہ ہی ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، جس میں ایک دفعہ وہ فیل ہو چکا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے ایگرس کی سول کو ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس بار بھی فیل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جنو ایگرس سے کہتا ہے کیا تم ابھی بھی اپنے کنگ کا انتظار کر رہے ہو جبکہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ایسا کب ہوگا؟ نائٹ کمانڈر ایگرس، تم ایک واریر ہو، دشمنوں کو اپنی تلوار سے مارنا ہی تمہارا مقصد ہے، کیا تم اپنے ٹیلنٹ کو اس بیکار سی جگہ پر ضائع کرنے جا رہے ہو؟ اگر تم اپنی سواڈ کو کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہو تو مجھے سرو کرو۔ اور وہ ایک بار پھر سے اس کی سول کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایگرس کے اندر سے کافی انٹینس اورا نکلنے لگتا ہے، اور اس بار وہ ایگرس کی سول کو ایکسٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور سسٹم اس سے پوچھتا ہے کہ آپ اس سولجر کا کیا نام رکھنا چاہو گے؟ جنو کہتا ہے کیا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، اور وہ اس کا نام ایگرس ہی رکھتا ہے۔ تبھی ایگرس جنو کے سامنے سے چلتے ہوئے جاتا ہے اور وہ جنو کے سامنے بو ڈاؤن کرتا ہے، اور باقی سارے شیڈو سولجر بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جسے دیکھ کر جنو کافی زیادہ اسمائل کرتا ہے۔ ایپیسوڈ کے اینڈ میں ہم جونگ ان کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے سامنے ایک چیز کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے، جو چیز اور کچھ نہیں بلکہ ایک اینٹ ہوتی ہے، اور اس کے پر بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہیں پر ہی یہ ایپیسوڈ اور یہ سیریز یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب آگے اس کی ایک نئی مووی آنے والی ہے، اور جب وہ آئے گی تو میں اسے بھی ایکسپلین کر دوں گا۔ تب تک کے لیے ہم کوئی نئی اینیمے ایکسپلین کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اتیکیماس۔